देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि परसोल जाने वाली ट्रेन की घटना है। दोस्तों, उस रोज़ मैं परसोल जाने के लिए निकला था। मेरी ट्रेन पिलखुआ से रात के करीबन 11 बजे की थी और मैं तकरीबन 10:30 बजे स्टेशन पहुंच गया था, क्योंकि अभी भी आधे घंटे का समय शेष था। तो ऐसे में मैंने कुछ खाने पीने का सामान ले लिया ताकि सफ़र आराम से हो जाए। रिजर्वेशन तो करवा ही रखा था, तो ऐसे में सीट की भी कोई चिंता नहीं थी। बस दिक्कत थी तो इस बात की कि मैं अकेले ही सफ़र कर रहा था। खैर, जैसे ट्रेन 11 बजे पहुंची तो मैं अपनी बोगी नंबर S7 में चढ़ गया और अपनी लोअर बर्थ पर जाकर बैठ गया। यूँ तो करीबन सभी सीट पर मुसाफिर बैठे हुए थे, सिवाय उस साइड लोअर के जो अभी भी खाली थे। शायद आगे आने वाले स्टेशन पर उसका मुसाफिर बैठने वाला था, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। तो ऐसे में मैं चुपचाप से अपनी बर्थ पर लेट गया और फिर इसी बीच कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर करीबन रात के 1:30 बजे अचानक ही मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मेरी नज़र सामने वाली सीट पर गई, वहीं साइड लोअर जो कि खाली थी, मगर अभी उस साइड लोअर पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ किया हुआ था, यानी कि मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आंख खुलते ही मैं उठकर बैठा और ना जाने क्यों मैं उसे एकटक देखने लगा, इस उम्मीद में कि मुझे उस लड़की का चेहरा दिख जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की वैसी की वैसी बैठी रही। फिर मुझे लगा कि वो मेरी तरफ नहीं पलटेगी, तो मैं वॉशरूम के बहाने से अपनी सीट से उठा और वॉशरूम करने के लिए जाने लगा। मैंने 1-2 बार खांसा भी कि क्या पता मेरी खांसने की आवाज़ से वो पलटकर मेरी तरफ देख ले, पर मेरे खांसने के बावजूद भी वो लड़की नहीं पलटी और मैं चुपचाप से वॉशरूम के लिए चला गया। फिर जब मैं वॉशरूम से लौटा तो मैंने पाया कि अब उस सीट पर उस लड़की की जगह पर एक मोटा सा थुलथुला आदमी बैठा है, और वो आदमी भी ठीक उसी तरह से बैठा हुआ था जैसे कि वो लड़की बैठी हुई थी, ठीक खिड़की की तरफ मुंह किए। उस लड़की को उस सीट पर ना देखकर मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो कहाँ चली गई और ये आदमी कौन है। मैंने आसपास अपनी निगाहें भी घुमाई, यहाँ तक कि मैं बोगी की दूसरी तरफ भी गया, ये देखने के लिए कि कहीं वो लड़की वॉशरूम तो नहीं गई मेरी तरह, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। मुझे वो लड़की वहाँ भी नहीं दिखी, तो मैं वापस लौटा और इस बार जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरी सांसें भी रुक गई, क्योंकि इस बार उस सीट पर वो मोटा आदमी नहीं बल्कि कोई बुढ़िया बैठी हुई थी, और इस बुढ़िया का बैठने का तरीका भी ठीक उसी तरह का था। अब ये देखकर मेरी सांसें जहां ऊपर नीचे होने लगी थी, तो वहीं मेरा शरीर अब तक कपकपाने भी लगा था। हालांकि ट्रेन में अभी सारे मुसाफिर थे, पर दिक्कत वाली बात ये थी कि लगभग वो सभी गहरी नींद में थे और मैं इकलौता ही था उस वक्त जो उस बोगी में जाग रहा था। डर का आलम ये था कि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बर्थ पर जाकर लेट जाऊं। फिर कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद मैंने पीछे हटने का फैसला किया, इसलिए मैं अपनी बर्थ पर ना जाकर बोगी के गेट पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो ऐसे में मैंने उस बुढ़िया से दूर जाना ही ठीक समझा। ट्रेन के गेट पर आने के बाद मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। फिर जब मैं थक गया तो वहीं गेट के किनारे बैठ गया। ट्रेन भी चलती रही और खामोशी वैसे ही पूरे बोगी में पसरी रही। फिर काफ़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। यूँ तो ये स्टेशन बहुत छोटा था, पर कुछ लोग अभी भी प्लेटफार्म पर घूमते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकेगी। तो ऐसे में मैं बोगी के गेट पर ही बैठा रहा, क्योंकि मैं ट्रेन से उतर भी नहीं सकता था। मेरा सारा सामान मेरी बर्थ पर था और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं अपनी सीट पर चला जाऊं। तभी कुछ देर के बाद एक लड़का जो कि चाय बेच रहा था, वो लड़का मेरी तरफ आया और बोला, भैया चाय पी लो, वैसे भी यहाँ ट्रेन खुलने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि आगे रेलवे फाटक पर एक ट्रक पलट गया है। जैसे उस लड़के ने ये बोला कि
आगे रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रक पलटा हुआ है, जिस वजह से ट्रेन को खुलने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो ये जानते ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा और उस लड़के से एक चाय ले ली। उस लड़के से चाय लेने के बाद मैंने अभी एक दो चुस्की ही मारी थी कि तभी मुझे ध्यान आया, क्यों ना चलकर ये देख लूँ कि उस सीट पर कौन बैठा है। मतलब कि मैं इस बार ट्रेन के बाहर से ही देखना चाहता था कि आखिर वो है कौन जो उस सीट पर बैठा है। अभी मैं उस खिड़की की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने पाया कि वो लड़का जिससे मैंने चाय ली थी वो उस खिड़की के ठीक सामने खड़ा है। फिर जब मैं उस खिड़की के करीब पहुंचा तो मुझे वही लड़की बैठी हुई नजर आई, पर इस बार सामने से उसका गोरा चेहरा, गुलाबी गाल, वो इतनी खूबसूरत थी मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो वो। अभी मेरा पूरा ध्यान उसके खूबसूरत चेहरे पर ही था कि तभी पीछे से किसी ने ताना मारते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रहा है, इतनी पसंद है तो अपने घर ले जा इसे। ये सुनते ही मैंने पलटकर अपने पीछे देखा तो वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। उसकी एक आंख पूरी सफेद थी, बदन पर फटे पुराने मटमैले कपड़े थे। उस आदमी पर नजर पड़ते ही मैं थोड़ा सहम गया और बिना उसे कोई जवाब दिए ही उसे अनदेखा करते हुए स्टेशन के उस ओर बढ़ने लगा जहां दुकानें थी। अभी मैं उन दुकानों की तरफ चुपचाप ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हालांकि उस वक्त भी मैंने उसे अनदेखा ही किया और दुकान की तरफ चलता रहा। पर जब मैं उन दुकानों के पास पहुंचा तो मैंने एक नज़र पीछे पलट कर देखा, ये जानने के लिए कि क्या वो सफ़ेद आंखों वाला आदमी कहीं अभी भी मेरे पीछे तो नहीं लगा हुआ है। पर जब मेरे पीछे देखने पर वो नज़र नहीं आया तब जाकर मुझे राहत मिली। पर मेरे भीतर अभी भी एक बेचैनी बनी हुई थी, इसलिए अपनी तसल्ली के लिए मैंने अच्छे से अपने चारों तरफ नज़र घुमाई, ये देखने के लिए कि कहीं वो सफ़ेद आंख वाला आदमी मेरे आसपास तो नहीं है। और जब वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा तो तब जाकर के मेरे बेचैन मन को शांति मिली। अभी मैं नॉर्मल महसूस ही कर रहा था कि तभी वो दुकानदार जिसके दुकान के सामने मैं खड़ा हुआ था वो बोला, अरे भाई कुछ लेना है क्या। उस दुकानदार के टोकने पर मैंने जब उसकी तरफ ध्यान दिया तो मैंने पाया कि वो एक पनवाड़ी की दुकान है। चूंकि उस वक्त मेरे हाथ में एक चाय का गिलास था तो ऐसे में मैंने उस पनवाड़ी को इशारे से ना कहकर आगे निकल गया। उस सफ़ेद आंख वाले से पीछा छुड़ाने के बाद मेरा ध्यान एक बार फिर ट्रेन की उस खिड़की पर गया जहां पर वो लड़की थी। पर इस बार मुझे वो लड़की खिड़की पर नजर नहीं आई। अभी मेरी नज़रें उस लड़की को ही तलाश रही थी कि तभी किसी ने पीछे से कहा, अरे भाई इतनी पसंद है तो अपने साथ ले जाओ। ये सुनते ही मैं समझ गया कि फिर से वही सफ़ेद आंख वाला आदमी मेरे पीछे पड़ा है। अभी मैं उससे कुछ कहता कि फिर से उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, तू ऐसे ही खाली खिड़की को घूरता रहेगा या फिर कुछ कहेगा भी। वो आदमी मुझे जिस हक से जलील कर रहा था उससे ऐसा लग रहा था मानो वो मेरा रिश्तेदार हो। आखिर मैं भी कब तक चुप रहता। मैं भी अब तक तंग आ चुका था, इसलिए पीछे पलटा और झुंझलाते बोला, हाँ पसंद है वो लड़की, पर तुझे उससे क्या। अभी मैं इतना ही बोला था कि तभी एकदम से वो चुप हो गया। दरअसल मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने चारों तरफ अच्छे से नज़र घुमाकर भी देखा पर मुझे वो सफ़ेद आंखों वाला आदमी कहीं भी नज़र ही नहीं आया। अगर वो आदमी मेरे पीछे नहीं था तो फिर किसने मुझसे वो बात कही थी। कुछ देर में वहाँ पर खड़ा यही सब सोचता रहा। फिर मैंने ट्रेन में जाने का फैसला किया, जिसके बाद मैं ट्रेन में अपनी सीट पर आकर के बैठ गया। वैसे तो मेरा एक ध्यान उस खिड़की वाली लड़की पर भी था, पर अभी वो खिड़की वाली सीट खाली थी, यानी कि वो लड़की अपनी उस सीट पर नहीं थी। चूंकि आगे रेलवे ट्रैक उस ट्रक के चलते बाधित था तो ऐसे में ट्रेन यहाँ काफ़ी देर तक रुकने वाली थी, जिस वजह से काफ़ी यात्री ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे। पहले तो कुछ देर में इसी उम्मीद में अपनी सीट पर बैठा रहा कि उस लड़की से मेरी मुलाकात हो जाए, पर हर बीतते समय के साथ मेरी आंखें भारी होती गई और मैं गहरी नींद में खो गया। फिर जब अचानक से किसी की तेज चीख मेरे कानों में पड़ी तो एकदम से मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं पेड़ के नीचे लेटा हुआ हूँ। ये देखते मैं चौंकते उठा। अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे बाबू मेरा भाड़ा तो दे दो तो मैं जाऊँ। जैसे मैंने वो आवाज़ सुनी तो वैसे मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी रिक्शे के बगल में खड़ा है। उस पर नज़र पड़ते ही मैंने उस रिक्शे वाले से सवाल करते हुए पूछा,
अरे मैं तो ट्रेन में था, तो तुम मुझे यहाँ लाए कैसे? मेरे ये पूछते उस रिक्शे वाले ने मुझे जवाब देते हुए कहा कि अरे बाबू, तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें और तुम्हारी बीवी को स्टेशन के बाहर से अपने रिक्शे में बैठाया था, याद नहीं रहा तुम्हें? उस रिक्शे वाले के ये कहते ही मैं उस पर भड़कते हुए बोला, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तो बीवी कहाँ से आ गई? अभी मैं उस रिक्शे वाले पर भड़क ही रहा था कि वो रिक्शे वाला गुस्से से बोला, देखो बाबू, गरीब का पैसा मारकर तुम अमीर नहीं हो जाओगे, ऊपर वाला सबका हिसाब करता है। इतना बोलकर वो रिक्शा वाला अपने रिक्शे में बैठा और बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगा। उसे वहां से जाता देख मैंने उसे आवाज देते हुए बोला, अरे भाई, मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे वापस से स्टेशन छोड़ दो तो मैं दोनों तरफ के पैसे दे दूंगा तुम्हें। अब ये सुनते ही उस रिक्शे वाले ने तुरंत ही बोला, वो तो ठीक है, पर पैसे तुम्हें मुझे अभी देने होंगे। उसके ये कहते मैंने फौरन ही अपनी जेब टटोली और किस्मत से मेरा पर्स मेरी पैंट के जेब में मिल गया और तुरंत ही मैंने उसमें से एक 500 का नोट निकाला और उस रिक्शे वाले की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये पूरे रख लो, पर मुझे जल्दी से स्टेशन छोड़ दो। दोस्तों, अब तक मुझे इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि मैं उस वक्त किसी बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि किसी ने मुझे चलती ट्रेन से उतारा और फिर रिक्शे में यहाँ तक लेकर आया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। वो जो कोई भी है वो यकीनन बहुत ही खतरनाक है। ये सब सोच के मैं जल्द से जल्द वापस से स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। खैर, मेरे नोट दिखाते ही वो रिक्शे वाला भी फौरन ही तैयार हो गया और मैं उसी वक्त उस रिक्शे वाले के साथ वापस से स्टेशन लौट आया। हालांकि अब तक मेरी ट्रेन वहां से जा चुकी थी और उस ट्रेन के साथ मेरा बैग भी, जो कि मेरी ट्रेन में ही था। ऐसे में मुझे अब अगली ट्रेन के आने तक यहीं पर रुकना था। वैसे तो मैं वहां से जल्द निकल जाना चाहता था, पर रात काफ़ी होने के चलते मेरे पास वहां रुकने के सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं था। फिर इसी बीच जब मैंने अगली ट्रेन का पता किया तो मालूम चला कि अगली ट्रेन सुबह 5 बजे आने वाली है। ऐसे में पूरी रात मुझे वहीं बितानी थी और यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि मैं यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। खैर, रात जैसे तैसे गुजर गई और जैसे ही 5 बजे वाली ट्रेन आई तो मैं वहाँ से फौरन ही लौट आया। घर पर आने के बाद मैंने किसी को भी मेरे साथ घटी घटना के बारे में नहीं बताया, पर मैं मानसिक रूप से अभी काफ़ी डरा हुआ था। फिर अगली कुछ रातें तो नॉर्मली बीती। फिर अचानक ही मेरे साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि जब भी मैं सुबह सो के उठता तो मेरे बिस्तर पर लंबे लंबे बाल मिलते। लेकिन शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर ऐसे ही एक रोज़ मैं देर रात घर लौटा तो मेरे घर वाले डरे से हमें घर के एक कोने में बैठे हुए मिले। वो इस कदर डरे हुए थे मानो उनकी जान पर बनाई हो। इससे पहले मैं उनकी इस हालत की वजह पूछता कि मेरी माँ चीखते हुए बोली, तेरे कमरे में वो लड़की कौन है? माँ की ये कहते मैं सीधे अपने कमरे की तरफ भागा, ये देखने के लिए कि आखिर माँ किस लड़की की बात कर रही है। और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं दिखी, पर मेरे बिस्तर पर बड़े लंबे लंबे बाल फैले हुए मुझे नजर आए। दोस्तों, इस घटना ने मुझे उस ट्रेन वाली रात की बात याद दिला दी। उस रात जो हुआ था वो भी किसी पहेली की तरह ही था। ऐसे में मैंने घर वालों को अपने साथ घटी घटना के बारे में बता दिया। मेरी पूरी बात सुनते ही मेरी माँ ने अपने मायके फ़ोन किया और नाना जी से सारी बात बता दी, जिसके बाद नाना जी अगले ही दिन किसी मित्र के साथ आए और उन्होंने बताया कि एक कुंवारी लड़की की आत्मा मेरे पीछे लग गई है और वो मेरी जान लेके ही जाएगी। तो ऐसे में नाना जी के उस मित्र ने मुझे इस मुसीबत का उपाय बताया और 9 शमशान घाटों की मिट्टी लाने को कहा। मैं उनके कहे अनुसार फौरन ही 9 शमशानों की मिट्टी ले आया, जिसके बाद उन्होंने उस मिट्टी से एक पुतला बनाया और उस पर मेरा नाम लिखकर मेरे बिस्तर पर रख दिया। जिसके बाद उन्होंने हमें फौरन ही वो घर छोड़ने को कह दिया। फिर उस रात हम बिना कोई सामान लिए अपने उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और फिर इस तरह से मेरी जान बच गई। पर आज भी हमारा वो घर वैसे ही वीरान पड़ा है। सुनने में आया है कि कभी कभी पड़ोसियों को उस घर से किसी लड़की की रोने की आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि एक ट्रेन की है। दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सी ट्रेन यात्रा मेरी पूरी जिंदगी की सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। उस रात जब मैं घर से निकला तो बाहर हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, सड़कें सुनसान थी और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। मेरा मन उस वक्त भारी था
जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे कंधों पर लदा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये भारीपन आखिर कहाँ से आया है। शायद ये रोजमर्रा की जिंदगी की थकान थी। सुबह से शाम तक काम, घर लौटने पर थोड़ी बहुत चाय और फिर बिस्तर पर लेटकर छत की ओर घूरना। हर दिन एक जैसा लग रहा था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बार बार चल रही हो। मैं खुद से ही बातें करने लगा था, लेकिन जवाब कोई नहीं मिलता। बस अंदर ही अंदर एक खालीपन फैल रहा था। तभी मैंने फैसला किया कि आज रात में कहीं भाग जाऊंगा, लेकिन भागना सही शब्द नहीं है। बस कुछ देर के लिए मैं गायब हो जाऊंगा, ट्रेन से कहीं भी चला जाऊंगा जहां कोई मुझे ना जानता हो। बैग में मैंने कुछ कपड़े, एक पानी की बोतल और जेब में जो पैसे थे वही मेरे लिए काफ़ी होंगे। घर का दरवाजा बंद करते हुए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माँ पिता मेरे सो चुके थे और भाई का कमरा अंधेरे में उस वक्त डूबा हुआ था। तभी मैं बाहर निकला और सड़क पर चल पड़ा। स्टेशन की दूरी ज़्यादा नहीं थी, बस 10 से 15 मिनट की पैदल यात्रा। रास्ते में मैंने सोचा कि कल सुबह जब वो जागेंगे तो शायद सोचेंगे कि मैं कहाँ चला गया। लेकिन मैंने अपने मन से कहा कि आप चिंता मत करो, मैं लौट आऊँगा, बस एक रात की तो बात है। फिर जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आता गया तो हवा में एक अजीब सी नमी महसूस होने लगी थी, मानो कि बारिश होने वाली हो। लेकिन आसमान साफ था। सड़क पर कुछ गाड़ियाँ गुजर रही थी, लेकिन उनकी हेडलाइटें मुझे चुभ रही थी। तभी मैंने अपना सिर झुका लिया और अपने तेज कदमों से चलने लगा। स्टेशन का मुझे गेट दिखा। पुराना लोहे का गेट था वो, जो कि जंग खा चुका था। तभी मैं अंदर दाखिल हुआ तो प्लेटफार्म बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें जो लोग थे वो बहुत ही कम थे। आमतौर पर रात के इस वक्त भी यहाँ पर भीड़ रहती है, मजदूर, यात्री, कोई जल्दी में टिकट लेने वाला। लेकिन आज तो जैसे स्टेशन सुनसान हो। रोशनी भी जल रही थी, पीली पीली बल्बों की रोशनी जो छत से लटक रही थी, पर फिर भी उजाला अधूरा लग रहा था। कोनों में छायाएं लंबी हो रही थी और वे जीवित सी लग रही थी, जैसे कोई चुपचाप देख रहा हो। अब ये हवाएं चली रही थी, लेकिन उसमें ताजगी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी किताब जैसी गंध थी जो नाक में अटक जाती है। फिर मैंने गहरी सांस ली, लेकिन फेफड़ों में कुछ भारी सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी और समय की हो, आज की नहीं, शायद कल की या उससे भी कल की। प्लेटफार्म पर बिखरी हुई कुछ खाली बोतलें, एक अखबार का पुराना पन्ना जो कि हवा में उड़ रहा था। तभी मैं धीरे से टिकट काउंटर की ओर बढ़ा। काउंटर एक छोटी सी खिड़की जैसा था, लकड़ी का, जिस पर धूल जमी हुई थी। तभी मैंने देखा कि काउंटर पर कोई नहीं था, ना कोई क्लर्क और ना ही कोई कर्मचारी, बस खाली था वो। जिस वजह से मैं रुक गया। सोचा कि अब मैं क्या करूं, इंतज़ार करूं या वापस लौट जाऊं। लेकिन मन में वो भारीपन फिर से उठा कि मैं नहीं रुकने वाला। पर फिर भी जब मैं पास में पहुंचा तो काउंटर के ऊपर एक टिकट रखा हुआ था, सादा सा कागज, हल्का सा पीला, जैसे पुरानी डाक टिकट हो। तभी मैंने उसे उठाया तो मेरे हाथों में एक ठंडक महसूस हुई, जैसे कागज बर्फ का बना हो। फिर मैंने उसे जेब में रख लिया, लेकिन मुझे ये भी अजीब नहीं लगा और न ही ये सोचा कि मुझे पैसे किसे देने हैं और मुझे टिकट किसने दिया है। उस समय मेरा दिमाग जैसे सवाल पूछना भूल चुका था, बस एक सुन्नपन छाया हुआ था। तभी मैंने चारों ओर देखा तो प्लेटफार्म पर कुछ और लोग खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर टोपी लगाए और हाथ में एक लाठी लिए, और एक औरत जो कि साड़ी में लिपटी हुई थी, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, और एक जवान लड़का अपने कंधे पर बैग लादे हुए, लेकिन उसका चेहरा उदास था। सबके हाथों में टिकट थे, पर आपस में कोई बात नहीं कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े फैसले का वो इंतजार कर रहे हों। तभी मैंने अपनी जेब से टिकट निकाला। पहले तो मुझे सब कुछ सामान्य लगा, वो सफ़ेद कागज, काली स्याही जैसा, लेकिन ध्यान से देखने पर मेरी आंखें वहीं रुक गई। टिकट पर ना तो यात्रा की तारीख थी और ना ही स्टेशन का नाम और ना ही सीट नंबर और ना ही कोई डेस्टिनेशन। बस एक सादा सा बॉर्डर और बीच में एक लाइन जिस पर लिखा हुआ था मृत्यु का समय सुबह 4:02। दोस्तों, उस पल मेरे मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई, क्योंकि ये इतना बेतुका लग रहा था जैसे कोई मजाक। लेकिन अगले ही सेकंड डर ने मुझे घेर लिया। मेरी उंगलियां कपकपाने लगी थी। टिकट को फाड़ते मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तभी मैंने खुद को समझाया कि ये कोई गलती होगी, शायद कंप्यूटर में कोई खराबी हो या कोई मजाकिया क्लर्क ने ऐसा लिख दिया हो।
लेकिन मेरा दिल कहीं मान ही नहीं रहा था। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के अभी 12:20 हो रहे थे, यानी कि अभी 3 घंटे से ज़्यादा का समय बाकी था। फिर मैंने अपने आसपास देखा तो वो सभी लोग अभी भी खड़े हुए थे, कोई हिल ही नहीं रहा था। उस बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी को थोड़ा सा घुमाया, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। और उस औरत ने साड़ी का पल्लू संभाला और उस लड़के ने टिकट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, जैसे वे जानते हों कि ये क्या है। तभी मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, अपने घर लौट जाऊं, लेकिन मेरे पैर ही नहीं हिले, जैसे कि वो वहाँ पर जम गए हो। मेरे मन में एक आवाज़ आई, चढ़ जाओ, देख लो यहाँ पर क्या होता है। तभी प्लेटफार्म पर ट्रेन भी आ गई, पर उसकी ना तो कोई आवाज़ थी और ना ही सीटी की चींची और ना ही कोई लाउड स्पीकर पर घोषणा हुई। बस ट्रेन अचानक से सामने खड़ी थी, जैसे कि वो हमेशा से खड़ी हो। वो ट्रेन पुरानी लग रही थी। उस ट्रेन के डिब्बे भूरे रंग के जंग लगे हुए थे, लेकिन टूटे हुए नहीं थे वो। खिड़कियां धुंधली थी लेकिन साफ थी वो। दरवाजे खुले हुए जैसे आमंत्रित कर रहे हों। इंजन के आगे कोई लाइट नहीं जल रही थी, पर फिर भी वो चमक रही थी, एक अजीब सी चांदी जैसी चमक। तभी मैंने अपना कदम बढ़ाया। प्लेटफार्म से ट्रेन के दरवाजे तक की दूरी बहुत छोटी थी, लेकिन चलते हुए मेरे पैर भारी होने लगे। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। तभी मैं ट्रेन में चढ़ गया और जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरे अंदर का डर और भी गहरा हो गया। डिब्बा लंबा था, पुराने ज़माने का, सीटें लकड़ी की थी, लेकिन वो फीके पड़ चुके थे। हवा में एक पुरानी धूल की गंध, लेकिन लोग बैठे हुए थे, लेकिन बहुत कम। लेकिन हैरान की बात ये थी कि उनमें से ना तो कोई किताब पढ़ रहा था और ना ही कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। सबकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक गहरा इंतजार था, जैसे वे किसी पुरानी याद का इंतजार कर रहे हों। फिर मैंने अपनी सीट ढूंढी, लेकिन मेरी टिकट पर तो कोई नंबर ही नहीं था। बस एक सीट खाली थी, तो मैं वहीं पर बैठ गया। लेकिन वो सीट बहुत ठंडी थी, जैसे कि बर्फ जमा हो। तभी ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन चलते ही ना तो कोई झटका लगा और ना ही तो कोई आवाज़ आई। बस धीरे से वो ट्रेन सरकने लगी, पर बाहर बहुत अंधेरा था। खिड़की में मेरा ही चेहरा साफ दिख रहा था और मैं अपने चेहरे को खुद से घूरने लगा, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। तभी मैंने टिकट को फिर से देखा तो वही समय था, 4:02, पर घड़ी में बाहर 12:40 हो चुके थे, यानी कि अभी 2.5 घंटे और। लेकिन मुझे अब हर मिनट चुभने लगा था, सुई की तरह। तभी मैंने घड़ी को उतार लिया और अपनी जेब में रख दिया, यानी कि मैं उसे देखना नहीं चाहता था। पर अब मेरा दिमाग उन बातों की ओर भागने लगा जिन्हें मैं हमेशा टालता आया था। बचपन की यादें, जब पिताजी के साथ खेतों में मैं घूमता था। वो कहते थे, बेटा जिंदगी एक बीज है, इसे सींचो तो फल देगा। लेकिन मैंने तो बीज को ही सूखने दिया। स्कूल के दिन, दोस्तों के साथ खेलना, हंसी मजाक करना, और फिर कॉलेज, नौकरी, सब कुछ भागम भाग में खो गया। वो फैसले जो मैंने नहीं लिए, जैसे माँ को कहना कि मैं उन्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा टाल दिया। कल कह लूँगा। वो लोग जिन्हें मैंने समय नहीं दिया, पुरानी दोस्ती जो धूल खा रही है, फ़ोन पर बात करने का बहाना, मैं बहुत व्यस्त हूँ। वो मौके जिन्हें मैंने गवा दिया, एक अच्छी नौकरी छोड़ने का या नई जगह शिफ्ट होने का। तभी मैंने अपने चारों तरफ निगाह घुमाई तो डिब्बे में सन्नाटा था, पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई थी। कोई सीट से हिल भी नहीं रहा था, बस ट्रेन की हल्की सी हलचल थी। फिर मैंने अपने आजू बाजू में फिर से देखा तो एक बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। शायद कोई पुरानी याद उसके जहन में आ गई हो। तभी उस औरत ने साड़ू से एक फूल निकाला, वो सूखा हुआ था और उसे वो देख रही थी। वो जो लड़का था उसने अपना सिर झुका लिया। सबके चेहरे पर शांति थी, लेकिन मेरे मन में एक तूफान था। मैंने सोचा, अगर ये सच है, अगर 4:02 तो क्या होगा। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन एक सुरंग में घुसी। बाहर का अंधेरा और भी गहरा हो गया, लेकिन अंदर रोशनी नहीं बुझी, बल्कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी यादें सामने खुलने लगी हों। पहले बचपन, मैं 5 साल का था। माँ की गोद में मैं खेल रहा था, उनकी साड़ी की खुशबू, मैं हंस रहा हूँ। फिर स्कूल और दोस्त के साथ क्रिकेट खेलना। लेकिन फिर किशोर अवस्था, पहला प्यार, वो लड़की जो कि क्लास में थी, उससे नज़रें मिलाना, चिट्ठी लिखना, लेकिन कुछ भी कह ना पाना। फिर नौकरी, बॉस की डांट, देर रात काम करना और घर लौटना।
और फिर अकेले रहना आसान लगता था, लेकिन अब तो एक अकेलापन भी चुभ रहा है। दोस्तों, सुरंग बहुत लंबी हो रही थी, या शायद अनंत। मैंने खुद को अलग अलग उम्र में देखा। 10 साल का मैं जब बीमार था और पिताजी नर्स बने थे, दवा खिलाना, कहानी सुनाना, खुशी के आंसू, लेकिन उन सब ने मुझे बनाया था इस इंसान को जो अब यहाँ पर बैठा है, अपने हाथ में टिकट थामे हुए। जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो बाहर फिर से अंधेरा था, लेकिन अब हल्का सा था। घड़ी जब जेब से निकाली तो 2:10 हो रहे थे, यानी कि 2 घंटे बीत चुके थे और डिब्बे में कुछ सीटें भी खाली हो चुकी थी। जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बैठा था वहाँ सिर्फ टिकट पड़ा हुआ था, हवा में उड़ता हुआ, और उस औरत की सीट खाली थी, फूल गिरा हुआ था, लड़के का बैग। फिर मुझे समझ में आने लगा कि ये ट्रेन लोगों को कहीं लेकर नहीं जा रही, बल्कि समय को पूरा कर रही है। हर कोई अपना समय पूरा कर रहा है, वो भी बिना शोर के। तभी मैंने सोचा कि मेरा समय, क्या मैं तैयार हूँ? पहले तो मुझे डर लगा और उस डर के साथ मुझे बहुत पसीना आ गया और मेरे हाथ कँपकँपाने लगे थे। फिर मेरा वो समय नज़दीक आ रहा था। 3:15 हो चुके थे। वो डिब्बा और भी खाली हो गया। सिर्फ 4-5 लोग ही बचे थे, जो कि सब शांत बैठे हुए थे। ट्रेन की स्पीड भी बहुत धीमी हो गई थी। बाहर थोड़ी बहुत धुंध थी, ना तो कोई स्टेशन था और ना ही कोई रोशनी। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये यात्रा मौत की नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का मतलब समझाने की यात्रा थी। और फिर ट्रेन अचानक ही रुक गई। पर ट्रेन के रुकते ही ना तो कोई झटका लगा और ना ही कोई आवाज़ आई। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो ट्रेन गायब हो गई और स्टेशन भी गायब हो गया था। मैं अपने कमरे में था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से बाहर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट बाहर गूंज रही थी और घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। लेकिन जब मैंने अपना टिकट देखा तो वो पूरी तरह से खाली था और मुझे समझ में आ गया कि वो एक सपना था। फिर उस दिन से मैं बदल गया और समय को अलग से देखने लगा और हर दिन मैं अपने माँ पिता से अच्छे से बातचीत करता और अपने यार दोस्तों, घर परिवार वालों को समय देने लगा। दोस्तों, कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो कहीं पर लेकर नहीं जाती, बस हमें समझा देती हैं कि हमें ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।